Oh, very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10, chapter number 9. And the name of the chapter 9 is Application of Trigonometry. This chapter is basically a single exercise based chapter, and this chapter is very important because in every times one question will always put up in your final exam as a highest marks based type question, either to 5 marks or 6 marks depending on your board exam. If you are preparing yourself for your NDA and JEE main, then definitely you will find such type of question also in your competitive exams. So this chapter is very important. I already started the chapter and solved the question number 1 to question number 5 in my previous one video. If you still not watch that video, please go to my channel and select the class 10 chapter 9 and do watch the video first, then do watch this video, because in this video I solved the question number 6 and onwards, but not I am going to repeat the concept again that already explained in my previous one video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So I am going to start the question number 6. Please look at the board and carefully read the statement. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया है कि ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं और 3 स्टेप की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट मिलती है वो काफी लेंथी मिलती है। इतनी लेंथी स्टेटमेंट को देखते ही आप पजल हो जाते हो और आपका माइंड ऐसा सोचता है कि ये क्वेश्चन टफ होगा और आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करते हो। बट ऐसा सोचिए भी मत, क्योंकि जितना बड़ी स्टेटमेंट होती है वो क्वेश्चन उतना ही इजी होता है। बट क्या होती है, आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यदि आप अपने आप को पहले ही क्वेश्चन देखते ही हार जाओगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना भी बड़ी स्टेटमेंट हो कभी डरिए मत, उस पर कंसंट्रेट करिए, उसका एक एक स्टेटमेंट को एक एक वर्ड को ध्यान से रीड करिए और फिर देखना कि क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको देखने में ही पता चलता है कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। अब मैं इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 वर्ड रीड करूंगा और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। और सोल्व करने की 3 स्टेप आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक अ डायग्राम। नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाना है, हर चीज मेंशन करनी है जो इस स्टेटमेंट में दी गई है। सेकेंड स्टेप क्या था, अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करना है कि कहाँ पे आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा यूज करना है। वो आपको मैंने बताया कि वहाँ पे 2 साइड, एक साइड आपको गिवन होगी और एक साइड आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सर्च करिए कि क्या आपके पास गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो उससे आपको 2 साइड मिल जाएगी, या तो परपेंडिकुलर और बेस मिलेगा, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, या बेस और हाइपोटेन्यूज। 3 केस मिलेंगे और 3 केस के अकॉर्डिंग आपको ये पता है कि कहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करना है, कहाँ पे कॉस और कहाँ पे टेंजेंट। थर्ड स्टेप क्या था, वहां पे आपको जस्ट क्या पुट करना है, आपको वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला हम अपना स्टेप 1 करेंगे, मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो इसके लिए स्टेटमेंट को रीड करिए। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. इससे क्या समझ आया आपको, एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। इसका मतलब आपको एक टॉल बिल्डिंग बनानी है, तो मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देता हूँ। ये मेरी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग कितने मीटर की है, 30 मीटर की है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख भी देता हूँ। ये मेरी क्या चीज है, बिल्डिंग। इतना समझ आ गया। तो ये बिल्डिंग मेरी कितनी मीटर की है, 30 मीटर की है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 मीटर। अब एक बॉय है और बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो मैं यहाँ पे एक बॉय बना देता हूँ। ये चूंकि बिल्डिंग है, बिल्डिंग ग्राउंड पे ही होगी, जमीन पर ही होगी, तो मैं यहाँ जमीन बना देता हूँ। ये मेरा ग्राउंड है और नेचुरली बॉय कहाँ पे होगा, ग्राउंड पर ही होगा, तो मैं बॉय बना देता हूँ। ये मैंने बॉय बनाया। अब बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, लिखा हुआ है। तो ये हाइट 1.5 मीटर है।
अब ध्यान से आगे रीड करते हैं। इतना पार्ट हमें फर्स्ट लाइन से मिल गया। साथ में क्या कहा गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको पता है एलिवेशन एंगल क्या होता है, जब आप अपने सर को ऊपर करके देखते हो, दैट इज ऊपर की साइड देखते हो, अपवर्ड, तो वो एंगल कौन सा होता है, एलिवेशन। इसका मतलब बॉय जो है वो ऊपर की साइड देख रहा है। ऊपर की साइड क्या होता है, बिल्डिंग का टॉप ही होगा। इसका मतलब वो किसको देख रहा है, इस टॉप को देख रहा है। अब देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसका मतलब एंगल यहाँ से नहीं बन रहा, एंगल कहाँ से बन रहा है, एंगल यहाँ से बन रहा है। तो एंगल यहाँ से बन रहा है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऐसा डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम बन गया। आपको पता है एंगल बनाने के लिए दो साइड चाहिए होती है। एक साइड तो वो जहाँ से देख रहा है, दूसरी साइड हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो नीचे है। इसका मतलब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब ध्यान से देखिए, जब ये 1.5 मीटर है तो नेचुरली ये भी 1.5 मीटर होगा। जब ये 1.5 है तो ये हाइट कितनी रह गई, यहां से लेकर यहां तक, टोटल हाइट कितनी थी पहले, 30 मीटर थी। अब ये 1.5 मीटर कम हो गई, तो 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5, इसका मतलब कितनी वैल्यूज आ गई, 28.5। जहां तक समझ आ गया आपको, तो 28.5 क्या आ गई, ये आपकी हाइट आ गई। कहां से, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इस लाइन की हेल्प से बात कर रहा हूं। इतना क्लियर हो गया। अब एंगल कहां बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, दिस वन इज द एंगल। अब आगे पढ़िए, आगे भी कहता है, ध्यान से रीड करिएगा इस नेक्स्ट पार्ट को। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से, टू द टॉप, ये टॉप हो गया, ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री से 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल कब इंक्रीज होगा, तो या तो पर्सन मूव कर रहा होगा तो इंक्रीज होगा। और आपको पता है मूव भी कहाँ कर रहा होगा, जब आप किसी चीज को देखते हो दूर से, आपको देखने में कब अपनी जो गर्दन है उसको कब मूव करना पड़ता है, और जैसे जैसे पास आते जाते हो आपको गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है। इट मीन्स क्या है, जब आप नियर अबाउट चाहते हो किसी चीज के और उसके टॉप को देखते हुए आपका एलिवेशन एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। यदि किसी बिल्डिंग को आप दूर से देखते हो तो आपको अपनी गर्दन को मूव करना नहीं पड़ता, तो मूव नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते हो तो आपको उसका टॉप देखने के लिए आपको गर्दन को ज्यादा मूव करना पड़ता है। इट मीन्स जब आप टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूव करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज। नेचुरली यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो ये पर्सन है ये मूव कर रहा है। अब ये जब मूव करेगा तो नेचुरली कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने पर एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इंक्रीज। अब ये एंगल हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल क्या है, ग्रेटर है। ये 60 डिग्री का था, और पहला एंगल कितने डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का। डायग्राम क्लियर हुआ। पहले डायग्राम एंगल कितने डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री। अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए, यहां तक रीड हो गया। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इसने ये भी दे दिया कि वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग की साइड मूव कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूव कर रहा। अब आपको दिखाई देता है कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, वो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पूरी स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। ये चीज समझ आ गई आपको।
तो अब मैं इस पूरी स्टेटमेंट को रब कर देता हूँ, क्योंकि अब इस स्टेटमेंट का कोई भी रोल नहीं है। अब हमारा मेन पर्पस था कि डायग्राम बनाना, और डायग्राम हमने बना लिया है। अब सॉल्व करेंगे, सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे। तो प्लीज ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना, ताकि बड़े डायग्राम से आपको सॉल्व करना काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है, छोटा डायग्राम बनाओगे तो नेचुरली पजल हो जाओगे। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाइए। तो प्लीज मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। नाउ लुक एट द बोर्ड। डायग्राम बन चुका। अब डायग्राम की नेमिंग करनी है। अब मैं नेमिंग कर रहा हूँ, मतलब अल्फाबेट से इसके वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो लेट कर लेता हूँ, ये है मेरा E, इसको लेट कर लेता हूँ B, इसको लेट कर लेता हूँ C, इसको लेट कर लेता हूँ D। मैंने 4 वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर दिए। अब ध्यान दीजिए, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का मतलब ये क्या है, यही डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस सेम होगा। इसका मतलब आपको डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है, CD या DC। इसका मतलब हमें डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है, CD, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पहले पिछले फिगर में एक ट्रायंगल बनती थी, यहाँ 2 ट्रायंगल बनते थे। 2 ट्रायंगल बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे 2 बार आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या सोच रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगा। अब सबसे पहले यदि मैं एक बड़ी ट्रायंगल की बात करता हूँ, A, B और D की ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ दोबारा से, ताकि आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है मेरी, ये A, ये B और ये D। और आपको पता है AB की वैल्यू कितनी है, 28.5 मीटर। BD हमें पता नहीं, ठीक है। और ये एंगल पता है, जब मैं बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूँ, जबकि बड़ी ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूँ, देखो मैं यूज करूंगा, पहले मैं BD की वैल्यू निकालूंगा और फिर मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, CP या BC की। और जब इस बड़ी साइड में से मैं ये साइड माइनस कर दूंगा तो नेचुरली ये साइड मिल जाएगी मुझे, और यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। इसलिए सबसे पहले मैं BD को फाइंड आउट करूंगा। अब ध्यान से देखिए, आपको ये चीज पता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। यहाँ पे दिखाई देता है, ये साइड क्या है आपकी, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर गिवन है। और आप निकालना क्या चाह रहे हो, आप ये साइड निकालना चाह रहे हो, और ये साइड क्या है, बेस। आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस आपको कंफर्म हो गया। और परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आता है, टेंजेंट थीटा में। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, टेंजेंट थीटा है। तो टेंजेंट थीटा आपको पता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई B होता है। परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है, 28.5। बेस आपको निकालना है BD, आपको BD निकालना है। अब वैल्यूज पुट करिए, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, टेंजेंट 30, ये 28.5 है। इसको पॉइंटों को हटाना चाहते हो तो बाद में हटा लेंगे, 28.5 डिवाइड में B इंटू D। अब सॉल्व करना रहेगा, आप सॉल्व करिए। टेंजेंट 30 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड में B इंटू D। अब BD की वैल्यू निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BD इंटू 1 BD और √3 इंटू 28.5 √3। अब पॉइंट थोड़ा टफ होता है तो पॉइंट को हटा दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, ताकि वैल्यूज को सोल्व करना आसान हो जाए। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ ताकि ये पॉइंट की वैल्यू हट जाए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 285 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ, इंटू में √3 एज इट इज। अब मैं इसको किसके टेबल पे कट कर देता हूँ, 5 की टेबल पे। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 36।
इसका मतलब कितना आ गया 57 रूट 3 डिवाइड बाई 2 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई आप याद रखो, बी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 57 रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले इसको नोट करिए। अब हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, अब यही कॉन्सेप्ट लगा के बी सी निकालेंगे ताकि हम क्या कर सकेंगे, बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे तो सी डी की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नेक्स्ट, अब मैं ट्रायंगल कौन सी यूज कर रहा हूं, ए बी सी यूज कर रहा हूं, ए बी सी। अब सी पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। ए बी तो वही है 28 पॉइंट, ये वही रहेगी, परपेंडिकुलर है, वही चीज है, यही बेस है। इसका मतलब क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, परपेंडिकुलर और बेस, इसका मतलब टेंजेंट ही यूज होना है। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे दोबारा यूज करिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है ए बी और बेस यहाँ पे कितना है बी सी। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो यहाँ पुट करिए टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 28.5 और आपको पता है 28.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाता था ये 57/2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 57/2 मीटर। तो मैं इसको थोड़ा जैसे लिख रहा हूँ 57/2 डिवाइडेड बाई बी सी। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो टेंजेंट 60 बड़ा होता है तो वैल्यू आपको याद करनी सिखाई थी। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी √3 इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई बी सी। डिवाइड में कुछ नहीं है इसके, तो 1 डू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये बी सी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 2। तो बी सी की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 57 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई √3। अब आपको प्रॉब्लम वही आई, मैंने आपको बताया कभी बी स्क्वायर रूट या अंडर रूट कि आपका डिवाइड में आता है तो डिवाइड में मत रखिए, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ 57 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से डिवाइड, ताकि रूट वाली टर्म कट जाए। अब आपको पता है ऊपर क्या वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ये बन गया 57√3 डिवाइड में √3 कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 2, 3 पे कट कर दो इसको, 3 2 3 और 3 9 27। इसका मतलब ये वैल्यू आ गया कि 19√3 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यूज आ गई 19√3/2 मीटर। ये वैल्यू किसकी आई है BC की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको BC कितना मिल गया हमें 19√3 डिवाइड बाई 2 मीटर। आपको पता चल गया, आप तो आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते, दोनों को माइनस करके आंसर निकल जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। अब करिए, हमें क्या फाइंड आउट करना था CD। आपको पता है CD किसके इक्वल आएगा BD माइनस BC। BD की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी 57√3 डिवाइड बाई 2। BC की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 19√3 डिवाइड बाई 2। इनका एलसीएम कितना आ गया 2, 57√3 माइनस 19√3। अब 57 में से 19 माइनस करेंगे 38√3 डिवाइड बाई 2 की टेबल पे कट कर दो 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। ये फाइनल आंसर है कि उसने कितना डिस्टेंस कवरा 19√3 कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। सो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन इज लेंथी है लेकिन 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्वेश्चन ये इजी लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या बन जाएगा तब। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर
7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्टेप पता चल गए। अब धीरे धीरे उसी स्टेप को ना फोकस करिए। आपकी जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी ना तो ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, तो टोटली कंसंट्रेट करिए ऑन द स्टेटमेंट। अब देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब एक ग्राउंड ले लीजिए और उस पर एक पॉइंट ले लीजिए। मैं एक ग्राउंड ले लेता हूं, ये सपोज मेरा ग्राउंड है, ठीक है। मैं इस पे ये क्या लिया मैंने अपना ग्राउंड, और ग्राउंड पे आपको एक पॉइंट लेना है, तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, छोटा सा पॉइंट है, इसको कुछ पे नाम दे दूंगा, ये मेरा पॉइंट है। एक एक पार्ट को रीड करेंगे वेरी केयरफुल से। फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से, जो कहां पर है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां पे कोई खड़ा हुआ है और वो ऊपर की साइड बन रहा है, मतलब यहां पे इस टाइप से एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मतलब किसका बॉटम, एंड टॉप, किसका टॉप, ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, मतलब एक ट्रांसमिशन के बॉटम से और ट्रांसमिशन के टॉप से क्या बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है। अब नेचुरली जो है टावर नीचे तो हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे तो एंगल बनेगा नहीं, इसका मतलब टावर कहीं ना कहीं ऊपर है, तो इसका मतलब बॉटम भी ऊपर है और टॉप भी ऊपर है। तो बॉटम और टॉप ऊपर कैसे आएगा, जो फिक्स किया गया है एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका मतलब पहले तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये मैं बना देता हूं बिल्डिंग, ठीक है। ये कितने मीटर की टॉप बिल्डिंग है, 20 मीटर, ये हमारी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर है, तो ये टावर बना देता हूं। ये बिल्डिंग पे क्या है, टावर है। तो आपको पता है ये क्या बन गया, इसका बिल्डिंग का टॉप, सॉरी टावर का बॉटम, और ये टावर का क्या बन गया, टॉप बन गया। तो इस पॉइंट से टॉप से भी एलिवेशन एंगल बनता है और बॉटम से भी। इसका मतलब कैसा फिगर बन रहा है आपके माइंड में, कि ये इसका बॉटम है तो बॉटम से एंगल बन रहा है, ऐसे ही टॉप से भी एंगल बन रहा है। इतना समझा क्या, कितना 45 और 60 डिग्री। नेचुरल बात है, यदि बिल्डिंग की हाइट छोटी होगी तो एंगल भी छोटा दिखाई देगा आपको, गर्दन कम उठा। यदि बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो नेचुरली आपको गर्दन भी बहुत ऊंची उठानी पड़ेगी, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी बड़ा बनेगा, तो नेचुरल दिखाई देता है ये 45 और 60। इसका मतलब जब बिल्डिंग का बॉटम होगा उससे छोटा एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का। और जब दूसरा एंगल की बात करते हैं टॉप से, तो बड़ा एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, ये एंगल बड़ा एंगल 60 डिग्री का। इतना क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, दो ट्रायंगल बन रही है, जहां पे दो एंगल बनते हैं वहां पे दो ट्रायंगल बनती है। आपसे कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हाइट कहाँ है, ये रही हाइट, ये हाइट है ना, यहां से लेकर ये चीज, ये हाइट ऑफ द टावर है। इसको मैंने लेट क्या कर लिया, h। तो आपका मेन पर्पस क्या है, h को फाइंड आउट। अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पे नेमिंग नहीं दी, तो नेमिंग जरूर देनी है। तो इसको वर्टेक्स को नाम दे दो, मैं मानता हूं उसको A, ये B, C, और इसको नाम दे देता हूं D। अब वर्टेक्स को नाम दे दिया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपका स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप अप्लाई करना है। तो यहाँ दो ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि दो एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल में से 1 बाय 1 को कंसीडर करते हैं। पहले किसको कंसीडर करते हैं, जो आपको एक साइड पता हो। अब आपको ये 20 मीटर पता है ना, इसका मतलब यही ट्रायंगल यूज करिए, इसकी हेल्प से एक साइड निकाल सकते हो। अब मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। अब स्टेटमेंट का जो पार्ट था वो रोल कंप्लीट हो चुका है, हमारा डायग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, तो इस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो प्लीज ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, छोटी ट्रायंगल, इसको बना देता हूँ दोबारा से एक बार।
कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? इस ट्रायंगल, ये डी बी सी, डी बी सी, यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है? ये 20 मीटर गिवन है और ये एंगल कितना गिवन है? 45 डिग्री गिवन है। अब आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये हाइट निकालनी है, तो इस जब ये ट्रायंगल यूज करोगे, इस ट्रायंगल में तो कोई भी साइड नहीं गिवन आपको, कोई भी साइड नहीं, तो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से ये साइड निकाल लेते हैं BC, क्योंकि ये साइड BC जो है, ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल की क्या है? कॉमन है, दोनों का बेस है। तो जब कोई साइड दो ट्रायंगल की कॉमन होती है तो कोशिश करो उस कॉमन साइड को निकाल लो, क्योंकि इसकी हेल्प से आप दूसरी चीज को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे मेन पर्पस क्या रहेगा? साइड BC को निकालना। इसका मतलब मुझे ये साइड क्या करनी है? फाइंड करनी है। और आपको पता है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जहां लगता है वहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट थीटा ही अप्लाई कर रहा हूँ। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब पुट करिए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? BD 20 मीटर डिवाइडेड बाय बेस यहाँ पे कितना है? BC। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, BC इंटू 1, BC इज इक्वल टू, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 इंटू 20, 20। इसका मतलब आपके पास BC की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। इतना क्लियर हुआ? अब हम सेकंड चीज निकालेंगे, क्योंकि आपको हाइट निकालनी है, तो ये साइड आनी चाहिए। तो ये साइड इस बड़े ट्रायंगल में आती है, तो हम बड़े ट्रायंगल का यूज करेंगे। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जहां पे हमारी BC की वैल्यू मिल गई 20 मीटर। ठीक है, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब मैं सेकंड ट्रायंगल बना रहा हूँ, बड़ी ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री। ये क्या है आपकी A और ये क्या है? D, ये B और ये C। अब देखिए ये साइड हमने क्या लेट करी है? H, और ये कितनी है? 20 मीटर। तो ये पूरी साइड कितनी हो गई? 20 प्लस H, ये वैल्यू होगी ना, क्योंकि ये DB या BD कितनी थी? 20 मीटर, और हाइट ऑफ द टावर कितनी है? H, तो H प्लस 20 टोटल हाइट हो गई। अब वही चीज, ये चीज गिवन है और ये चीज, सॉरी, ये चीज तो फाइंड आउट करनी है H, और ये चीज आपको गिवन है BC। BC की वैल्यू कितनी बन गई हमारी? 20। इसका मतलब यहाँ मैं 20 मीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि 20 मीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब नेचुरली परपेंडिकुलर है बेस, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? टेंजेंट यूज करेंगे। करो अप्लाई। टेंजेंट थीटा इज अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है? 20 प्लस H डिवाइड बाय बेस कितना है? 20। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करना काफी इजी है। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो √3 रखो, इज इक्वल टू 20 प्लस H डिवाइड बाई 20। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 इंटू √3 क्या बन गया आपका? 20√3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 20 प्लस H। तो हमें तो H निकालना है, तो 20 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी गेट 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू व्हाट? H। दोनों में से कॉमन आउट क्या हो गया? 20। तो 20 को कॉमन आउट करिए, क्या रहा? तो √3 माइनस 1 H। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर। ये फाइनल आंसर है आपका।
दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। बिल्कुल इजी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, सोचिए कि उस साइड को कैसे निकाला जा सकता है, किसकी हेल्प से निकाला जा सकता है, तो आपको ये चीज समझ आएगी। जहां पे आपको दो एंगल मिलकर नेचुरली दो ट्रायंगल बनेगी, दोनों ट्रायंगल का भी आपको अप्लाई करना होगा, उन दोनों के रिजल्ट से आपकी जो अनडिफाइंड वैल्यू आएगी वो सॉल्व होगी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट काफी बड़ी है, पजल होने वाली है, लेकिन समझिए ध्यान से। ए स्टैचू, स्टैचू समझते हो ना, मूर्ति, 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू, एक मूर्ति है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब क्या है, एक मंच होता है, मंच के ऊपर क्या है, एक मूर्ति रखी, जैसे भगवान की मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति के लिए क्या होता है, एक पेडिस्टल बनाया जाता है जहाँ पे मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है, मंच कह सकते हो उसको। इसका मतलब आपके माइंड में कैसा आ गया, कैसा फिगर आया कि एक पेडिस्टल है, ये क्या रेड कर लिया आपने, पेडिस्टल। अब इसके ऊपर क्या है, स्टैचू है, तो मैं यहां पे स्टैचू बना देता हूं। ये क्या है आपका स्टैचू, और स्टैचू की तो हाइट दे दी इसने 1.6 मीटर, स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, इतना चीज गिवन है। अब जो पेडिस्टल है वो कहाँ पे होगा, जमीन पे ही होगा, तो इसका मतलब मैं ग्राउंड बना देता हूँ, तो ये मैंने ग्राउंड बना दिया, दैट इज द ग्राउंड। अब नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है, कहीं पे भी ले लीजिए, सपोज करता मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। आप आगे पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब ऊपर की साइड बनेगा, मतलब यहां से एंगल बनेगा। आगे रीड करिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये स्टैचू ये रहा, और स्टैचू का टॉप का है ये, तो ये टॉप ऑफ द स्टैचू हो गया, तो यहां से एंगल एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा। कितने डिग्री का बन रहा है, इज 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं मैं इसको, थोड़ा ध्यान से रहेगा। 60 डिग्री। आगे बढ़िए, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसका मतलब इसी पॉइंट से, पॉइंट वही है, फ्रॉम द सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसका मतलब इसी पॉइंट से दोबारा आपको देखना है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप, ये पेडिस्टल है, तो पेडिस्टल का टॉप कौन सा हुआ, ये टॉप हुआ, तो इसका मतलब इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल के बीच में भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो मैं इसको रेड से शो कर देता हूं ताकि आपको अलग से दिखाई देगा। ये चीज समझ आ गया, तो रेड लाइन क्या शो कर रही है, ये टॉप ऑफ द पेडिस्टल से लेकर सेम पॉइंट के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितने डिग्री का है, इज 45 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का मिल गया आपको, 45 डिग्री। आपसे क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, आपको हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड आउट करनी है, ये चीज फाइंड आउट करनी है, जो फाइंड आउट करनी है उसको क्या लेट कर दिया मैंने, h, इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, जहां भी दो ट्रायंगल बन रही है, दो एंगल बन रहे हैं, दोनों चीज तो वही अप्लाई करनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, ये चीज गिवन थी बिल्डिंग, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये चीज गिवन है, ये चीज फाइंड आउट करनी, इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होगा। तो हमने पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग निकाला और इसको नीट एंड क्लीन से डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वर्टिसेस का मतलब है, इसको नेम देना है, इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी, इसको मैंने सभी वर्टिसेस को नेम दे दिया। अब इस स्टेटमेंट पार्ट को मैं रब करता हूँ और क्वेश्चन को वैसे ही ट्राई करना है। यदि आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो प्लीज पॉज द वीडियो और क्वेश्चन को खुद सोल्व करिए अब, और फिर अपना वीडियो को ऑन करके देखिए कि क्या आपका आंसर सेम आया है या नहीं आया। सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ डू सॉल्व। अब यहाँ पे सबसे पहले जो साइड गिवन है, साइड कौन सी गिवन हमें, ये साइड, लेकिन ये साइड भी नहीं गिवन, तो मतलब कोई भी ऐसी ट्रायंगल नहीं है जिसमें पूरी साइड आपको मिल जाए, इसका मतलब दोनों को ही यूज करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें
दोनों ही ट्रायंगल को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक साइड कंप्लीटली गिवन नहीं। तो आप यूज करते हैं। सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल छोटी बना देता हूं यहां पर। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? DBC। DBC। यहां पे DB की वैल्यू मैंने क्या ऐड करी है? H। और ये एंगल कितना गिवन है इसमें? 45 डिग्री। ऐसे ही एक ट्रायंगल बड़ी बना लेता हूं यहां पर मैं। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल कौन सा दिया है? ABC। और ये पॉइंट क्या है? D। अब देखो ये 1.6 है और ये H है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? H प्लस में 1.6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ H प्लस में 1.6। और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। फिर आपको लगता है जब दो ट्रायंगल बनती है तो उसमें कॉमन देखिए कि कॉमन क्या है। नेचुरली BC और BC दोनों में कॉमन है, तो दोनों की हेल्प से, दोनों ट्रायंगल की हेल्प से कौन सी साइड निकाल लो? BC। जब साइड एक BC निकालते हो दो ट्रायंगल की हेल्प से, साइड तो वही रहती है BC। इसका मतलब क्या है? जब आप लेंथ एक ही लेंथ को दो टाइप से निकालते हो, लेंथ कम ज्यादा तो हो नहीं सकती, इसका मतलब दोनों से सेम निकलेगी। तो दोनों BC को इक्वल पुट करेंगे तो उससे क्या है? आपकी अनडिफाइंड वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है? बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस यूज कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? टेंजेंट थीटा में। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा, परपेंडिकुलर और बेस, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। लेकिन कॉपी में आपको प्रॉपर AB परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के पहले लिखना है AB फिर AC। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, टेंजेंट थीटा अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट क्या होता है? P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ यदि आप पजल हो जाओ तो। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी है? H। और बेस यहाँ पे कितना है? BC। और आपको पता है टेंजेंट 45 कितना होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू H अपॉन में BC। तो डू क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इंटू 1 BC, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? 1 इंटू H। इसका मतलब BC की वैल्यू क्या मिल गई हमें? H मिल गई। अब सेम यहाँ पे अप्लाई करिए, टेंजेंट थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। टेंजेंट यहाँ एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? H प्लस में 1.6 डिवाइड में बेस यहाँ पे कितना है? BC। टेंजेंट 60 की वैल्यू आपको पता है √3 इज इक्वल टू H प्लस में 1.6 डिवाइड बाई BC। अब BC को मैं ये लिख सकता हूँ H, क्योंकि BC की वैल्यू हमारे पास H आ चुकी है, तो मैं BC को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? H से। अब डू क्रॉस मल्टीप्लाई, H की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? √3 इंटू H इज इक्वल टू H प्लस में 1.6। हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो H को एक साइड करो, तो इस H को राइट साइड में ले जाओ, तो क्या बन गया ये? √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। तो H यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहाँ तक समझाया? तो प्लीज मेक अ नोट। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन और सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ टू सोल्व। क्या बन गया ये? H इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड, ये √3 माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन आ गया कि रूट में तो डिवाइड में आना ही नहीं चाहिए, तो रैशनलाइजेशन से इसको रिमूव कर सकते हो। फिर ये रैशनलाइजेशन 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड। तो ये क्या बन गया आपका? 1.6 √3 प्लस 1। और रैशनलाइजेशन में हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन गया? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
इसको सोल्व करना है, करिए सोल्व। मैं इसको रब कर देता हूँ। 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो ये 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 की टेबल पे कट कर दो, ये 0.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये फाइनल आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशंस करनी है और आपका आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आपको नीचे से ऊपर की साइड देखना है, ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इसका मतलब एक बिल्डिंग है, मतलब टॉप एक बिल्डिंग है, उसके टॉप को देखना है। नेचुरली बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो मैं बिल्डिंग बना लेता हूँ। सपोज करता हूँ ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है मेरी बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का क्या है, टॉप है, और ये इसको फुट कह सकता हूँ, ये बिल्डिंग का क्या है, फुट है। इसका मतलब किसी पॉइंट से जब मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, तो एलिवेशन एंगल बनेगा। तो मैं पॉइंट ये मान लेता हूं, ये पॉइंट है, तो ये यहां से लाइन हो गई, और ये बेस है इसका, बेस का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड। तो ये सब चीज क्या है हमारी, ग्राउंड। अभी मैंने थोड़ा सा पार्ट रीड करा और अपनी तरफ से इमेजिनेशन करके कि ऐसे ही होगा, क्यों, क्योंकि बात हो रहा है एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो एलिवेशन एंगल टॉप से बन रहा है, तो बॉटम ग्राउंड पे ही कोई ना कोई पॉइंट होगा, वहां से बन रहा है इसका। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट अभी डिफाइंड नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। यहाँ तक हमने रीड करा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसका मतलब जो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एलिवेशन एंगल बन रहा है, ये कहां से है, दूसरा फुट ऑफ द टावर, तो टावर भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टावर बना देता हूँ। नेचुरली आप बिल्डिंग और टावर की बात करते, टावर थोड़ी की हाइट ज्यादा होती है, इसका मतलब नेचुरली थोड़ा सी हाइट क्या बना दो, बड़ी दिखा दो। ये क्या है, टावर, तो ये टावर का फुट है, और ये टावर का क्या है, टॉप। तो पहले फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग के बीच में एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। उसके बाद रीड करिए नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसका मतलब यहाँ पे आप टॉप ऑफ द टावर की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है, इसका मतलब कहां से कहां एंगल बन रहा है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर के बीच में ये एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। फिर कहता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट दे दी, कितनी दे दी, 50 मीटर। आपसे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसका मतलब हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट। क्वेश्चन समझ आया। अब स्टेप क्या बच गया, इन वर्टिसेस को नेम असाइन करना। मैं नेम असाइन कर देता हूं, A B C D, वर्टिसेस को नेम असाइन कर दिया, और आपको h फाइंड आउट करना है। इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ डायग्राम के फॉर्म में। अब स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है, हम इसको रख करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम, अब हमारा डायग्राम ये हो गया, स्टेटमेंट रख कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको दो ट्रायंगल है, दो एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का यूज करना होगा। तो मैं दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रायंगल कौन सी है, DCD, एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री, और टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। ऐसे ही एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं।
ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। ये क्या है? ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी क्या मान लिया हमने? एच, जो आपको फाइंड आउट करना है। अब नेचुरली देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन चीज क्या है? कॉमन बी सी, दोनों में BC BC है। इसका मतलब जहाँ पे एक साइड BC आपको निकालनी है और परपेंडिकुलर क्या है आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस दो गिवन होते हैं, तो क्या फाइंड आउट करते हैं? टेंजेंट थीटा। इसका मतलब दोनों में क्या फाइंड आउट करो? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमें पता ही है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है? H, और बेस क्या है? BC। ये सोल्व होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आ गई? √3 इज इक्वल टू H अपॉन में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 BC। इसका मतलब H की वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं हुई। H की वैल्यू में क्या कमी आ गई? BC की। तो आपको BC भी पता होना चाहिए। अब BC की हेल्प, यहाँ से BC फाइंड आउट होगा। यहाँ से सोल्व करिए। सोल्व यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ये यहीं पे सोल्व कर देता हूं आपको। टेंजेंट थीटा, यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 50, और बेस कितना है? BC। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, यहाँ गलती करती है, चीज गलती, पहले इसको ठीक कर लो। यहाँ गलती करती है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? √3, 1/√3। ये हो गया H अपॉन में BC। तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC इंटू 1, BC डिवाइड में √3, ये H आएगा। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई BC। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इंटू √3, BC मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो प्लीज मेक अ नोट। अब यहाँ पे इस डायग्राम का कोई रोल नहीं है, मैं इसको रबी कर देता हूँ यहाँ पे। BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 50, और ये डिवाइड में क्या आ गया? √3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी। अब BC की वैल्यू आपकी निकल गई है, तो BC की वैल्यू आप पुट कर दो। पुट इट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करना है। अब ध्यान से वैल्यू निकालेगा। H किसके इक्वल है? BC, और BC की वैल्यू कितनी है? 50 डिवाइड बाई √3, और डिवाइड में ये √3 एच किस था? इसके डिवाइड में कुछ नहीं है। तो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में क्या होता है? 1 होता है। इसको सोल्व कैसे करोगे? 50 डिवाइड बाई √3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये बन गया 50 अपॉन में 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और 50 को 3 में मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 62/3। ये आपका आंसर है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है इसको, बिल्कुल इजी है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आप समझिए, थोड़ा टफ नहीं लगेगा आपको, इजी लगेगा, लेकिन आपको सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले कहता है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसका मतलब 2 पोल है जिनकी हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ये तो ये मेरा हाथ है, इसके अपोजिट कौन सा हाथ है? ये। ऐसे 2 पोल है, तो मैं तो पहले पोल ही बना लेता हूँ, तो डायग्राम आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डायग्राम कैसा बनेगा। ये मेरा एक पोल है और दूसरा पोल भी यही है, क्योंकि इसने कहा है इक्वल हाइट। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट
तो दोनों की हाइट क्या है, सेम है। इतना क्लियर हो गया। अब ये खड़े होंगे, जमीन पर खड़े होंगे, इसका मतलब नीचे क्या है, बेस है, तो मैं इनका बेस ज्वाइन कर देता हूँ। ये सब चीज क्या है हमारी, ग्राउंड। अब इसका मतलब ये दोनों पोल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, उसके लिए रीड करिए नेक्स्ट पार्ट। एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब बीच में रोड है और 80 मीटर वाइड, इसका मतलब रोड जो है ये कितना है, 80 मीटर। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 80 मीटर। इतना क्लियर हो गया। यहाँ डायग्राम बना सकता हूँ ऐसे करके, ये डायग्राम आपका 80 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। अब ध्यान से रीड करिएगा जो पार्ट मेन है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट, ये नहीं कहा मिडल पे नहीं कहा इसने, बिटवीन का है, बीच में। अब बीच में तो कहीं पे भी हो सकता है वो। ऑन द रोड, इस रोड पे एक पॉइंट है, मैं कहीं से भी लेट कर लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। जरूरी नहीं है ये मिडिल पे हो, कहीं पे भी हो सकता है, ये रोड पे होना चाहिए पॉइंट। हो गया पॉइंट। आगे रीड करिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब इस पॉइंट से हमें ऊपर की साइड बनाना एंगल। नेचुरली दिखाई दे रहा है, यहाँ से दो एंगल बन सकते हैं, एक एंगल ये बन सकता है और एक एंगल ये बन सकता है, दोनों बना दिए। एलिवेशन एंगल का मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया। फिर क्या करता है, टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो आप किसी को भी 30 और किसी को 60 सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको 60 सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको 30 सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी मर्जी है। इसमें कोई बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है, छोटा, लेकिन जरूरी नहीं है। आप इसको भी 30 ले लो, इसको 60 ले लो, आंसर सेम आएगा। एलिवेशन एंगल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच। इसका मतलब ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, एक और फाइंड आउट करना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से फ्रॉम द पोल्स, इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। मतलब इसको लेट कर लिया मैंने x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, इसको लेट कर लिया मैंने y, मतलब आपको x और y भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने इसको x सेलेक्ट करा, तो मैं इसको x सेलेक्ट y लेट नहीं करता, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल दोगे ना उतना क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में सोल्व करिए। देखो ये टोटल कितना है, 80 मीटर है, और ये कितना डिस्टेंस है, x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 80 माइनस x। ऐसे करोगे, जैसे टोटल डिस्टेंस रोड का बीच में कितना है, 80। मैं कहता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, तो नेचुरली ये कितना रह गया, 80 माइनस 20, 60। तो ये वैल्यू कितनी रह गई, 80 माइनस x। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब आपको x की वैल्यू मिल गई, तो ये वैल्यू भी मिल जाएगी, और आपको h फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेकिन डायग्राम में वर्टिसेस को नेम असाइन नहीं किया, तो नेम असाइन करता हूं मैं इसको A, B, C, D, E। अब मैंने नेम भी असाइन कर दिया। अब क्वेश्चन कंप्लीट। अब सोल्व करना रह गया, इसलिए मैं स्टेटमेंट को रब कर देता हूँ। अब देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, हमने इसको सिंप्लीफाई करा और इसको रिमूव कर दिया। तो प्लीज मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम, और पेंसिल का यूज करिए और पेन का यूज करिए, ताकि आपको लाइन अलग अलग दिखाई दे। कलरफुल पेन यूज करोगे तो बेटर वे से डायग्राम बनेगा और आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे। तो अच्छी तरह डायग्राम बनाना। तो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारी दो ट्रायंगल बन रही है, ये तो इसमें तो अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको अलग से दिखाई दे रही है। एक ट्रायंगल तो बन रही है ABC, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक ट्रायंगल तो कौन सी बन रही है, ABC, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, DEC। अब कौन सी साइड कॉमन है इसमें, H और H, क्योंकि दोनों की साइड की वैल्यू सेम है। तो यहाँ इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज रहेगा, ताकि एक चीज निकाली जा सके। देखो ये चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड आपने x माननी है, 80 माइनस x इसका मतलब ये वैल्यू पता है आपको,
इसका मतलब परपेंडिकुलर भी पता है आपको, बेस भी पता है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा अप्लाई करूंगा यहाँ पे। टेंजेंट थीटा आपको पता ही है, टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अप्लाई करिए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल पे। जैसे इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो टेंजेंट यहाँ पे इस ट्रायंगल में DEC में थीटा कितना डिग्री का है? 30। तो टेंजेंट 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? H। बेस, बेस क्या है यहाँ पे? देखिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह अटेम्प्ट करने के लिए कैसे करना है। यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर तो साइड का नाम लिखो। जैसे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? DE, और बेस क्या है यहाँ पे? EC। तो मैं तो शॉर्टकट भी यूज कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेकिन आपको फेयर नोटबुक में स्टेप से अटेम्प्ट करना है। अब देखिए टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। 1/√3 इज इक्वल टू DE की वैल्यू कितनी है? H, और EC कितना है? ये EC 80 - x। इतना क्लियर हुआ? अभी यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे हम। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालता हूँ, तो h की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी? मैं नीचे लिख देता हूँ। h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 80 - x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80 - x। डिवाइड में क्या है? √3। h है जी। ये चीज क्लियर हुई? पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली? h की। तो 80 - x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और h को यहीं पे रखा, √3 को यहीं पे रखा। अब ऐसा ही यहाँ पे करिए। ABC में टेंजेंट थीटा, इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपका AB, AB की वैल्यू है H, और BC बेस है, और बेस की वैल्यू क्या लेट करी है आपने? X। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ये H और ये X, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बन गया? ये √3 × x इज इक्वल टू h। यहां तक समझ आ गया आपको? अब देखिए h की सिंप्लीफाई वैल्यू है, ये h की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। चाहे इस स्टेप को भी छोटा कर दीजिए, करने की जरूरत ही नहीं है, एक स्टेप भी वैसे तो। h की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। So put it in equation 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो देखो 1/√3 एज इट इज इक्वल टू h, और h की वैल्यू कितनी है? √3 × x। डिवाइड में कितना है? 80 - x। इतना क्लियर हो गया? अब सोल्व करना तो आसान है बिल्कुल, डू क्रॉस मल्टीप्लाई। 80 - x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80 - x इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3, और x एज इट इज 3x माइनस x है, इसको राइट साइड में मूव कर दीजिए तो प्लस का x हो गया। 3x + x किसके इक्वल हो गया? 4x के, और यहाँ के पे क्या रह गया आपका? 80। तो x की वैल्यू निकालने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिवाइड में 4, और 80 का डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। पहला आंसर आ गया। अब नेचुरली ये 20 है, तो ये कितना रह गया? 80 - 20 60। इसका मतलब सेकंड वैल्यू क्या आ गई? 60 मीटर। तो पहला आंसर है 20 मीटर, दूसरा आंसर है 60 मीटर। ये क्या है आपका? डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गया, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था? h भी फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू तो पहले ही निकल चुकी है। h की वैल्यू क्या देखो यहाँ, h की वैल्यू क्या है? √3 × x, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 20। तो यहाँ 20 पुट करो, तो h की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? h इज इक्वल टू √3 × x।
तो x की वैल्यू 20 है तो 20√3 ये आपका आंसर आ गया। 20√3 मीटर ये हाइट आ गई और दो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 मीटर। समझ आया? तो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete up to question number 10, and now in next video we will solve the question number 11 and onwards the remaining questions. I hope you will enjoy the video और अभी आपने enjoy किया भी होगा और आप enjoy भी करेंगे in my video में। So please do complete your fair notebook। और कोई भी डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चंस में, यदि कोई आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो फ्रॉम योर दूसरे मैथमेटिक्स बुक्स लाइक आर टी शर्मा पढ़ रहे हो या कोई सैम्पल पेपर से कर रहे हो और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसकी पिक्स मुझे सेंड कर सकते हो ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो डू प्रिपेयर योर सेल्फ, ट्राई टू डू सोल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा और यू डोंट विल 100% मार्क्स। अदरवाइज क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट जाएंगे यदि आपने मोर एंड मोर प्रैक्टिस नहीं की होगी। सो थैंक यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून विद टेक अ न्यू लेक्चर ऑन द रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक यू वंस अगेन।